मैं माँ का सामान बांध रही थी जब मेरी सहेली मुझसे मिलने चली आई और मुझे देखकर कहने लगी, क्या तुम कहीं जा रही हो जो सामान पैक कर रही हो? मैंने कहा, नहीं, मैं नहीं जा रही, बल्कि मेरी माँ जा रही है, तो इसलिए मैं उनका सामान पैक कर रही हूँ। सहेली ने हैरत से मुझसे सवाल किया कि तुम्हारी माँ जा कहाँ रही है? तो मैंने बहाना बनाते हुए कह दिया कि वे मेरी छोटी मौसी की तबीयत ठीक नहीं है, तो उनके पास कुछ दिनों के लिए रहने जा रही है। मैं अपनी दोस्त को सच बताकर बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं दे सकती थी, इसलिए मैंने झूठ बोलने में ही भलाई समझी। अब मैं इसे क्या बताती। मेरी माँ एक मज़ार पर 40 दिन का चिल्ला काटने जा रही है, वह भी सिर्फ इसलिए कि मेरा किसी अच्छी जगह रिश्ता हो जाए। कोई भी यह सुनता तो माँ की दिमागी हालत पर शक करता और सौ सवाल खड़े करता कि एक अकेली औरत को यूं किसी मज़ार पर जाकर रहने की क्या ज़रूरत है। मेरा बाप या कोई बड़ा भाई होता तो माँ को जाने से रोक लेता, मगर यही तो मसला था कि मेरा कोई बड़ा भाई या बाप नहीं था, वरना नौबत इस हद तक आती ही नहीं कि माँ को मेरे रिश्ते के लिए परेशान होना पड़ता। मैंने माँ का सामान बांधा और अपनी सहेली को लेकर छत पर चली गई। उसकी शादी तय हो गई थी, माँ के जाने का वक्त हो रहा था और मैं दुआ कर रही थी कि मेरी सहेली माँ के जाने से पहले ही अपने घर को चली जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि माँ के मुंह से गलती से भी निकल जाए कि वह कहाँ जा रही है। मेरी दुआ कबूल हुई और कुछ देर बैठने के बाद मेरी सहेली अपने घर चली गई और उसके जाने के 10 मिनट बाद ही माँ भी मुझे आवाज़ देते हुए सामान लाने को कहने लगी। मैंने माँ का सामान पकड़ाया और एक बार फिर उन्हें जाने से रोकना चाहा और कहा कि माँ, तुम्हें जाने की क्या ज़रूरत है? ये सब ठीक नहीं है माँ। माँ ने मेरे सर पर हाथ फेरा और कहने लगी कि मैं तेरे लिए ही तो जा रही हूँ, सिर्फ 40 दिन की ही तो बात है। मुझे यकीन है कि तू मेरे पीछे अपनी बहन भाइयों का अच्छे से ख्याल रखेगी। देखना, जब मैं वापस आऊँगी तो तुम्हारी शादी बहुत धूमधाम से होगी। माँ ने मेरी एक भी नहीं सुनी और घर से निकल गई। मैं ये भी नहीं जानती थी कि वह मज़ार कहाँ पर है, इस शहर में है या किसी दूसरी जगह। माँ से तो मैंने पूछने की कोशिश भी नहीं की थी कि जिस जहाँ जा रही हैं वहाँ का पता हमें दे दो, लेकिन माँ ने साफ मना कर दिया था और कहा था कि मैं बहुत चुपके से जा रही हूँ और अपना काम पूरा करके ही वापस आऊँगी। इसलिए मैं नहीं चाहती कि मैं इस बीच किसी भी किस्म की कोई बात करूँ। और माँ चली गई तो मैंने दरवाज़ा बंद किया और अब मैं सहेली की शादी का कार्ड खोलकर देखने लगी। अगर माँ जाने से पहले इसकी शादी का कार्ड देख लेती तो उन्हें मेरे लिए भी अफसोस होता कि उनकी बेटी 25 साल की उम्र में भी अभी तक कुंवारी है। मैं 5 बहन भाइयों में सबसे बड़ी बहन होने के नाते माँ के बहुत करीब थी। माँ मुझसे बहुत प्यार करती थी। बचपन में ही मेरा रिश्ता मेरे ताए के बेटे के साथ तय हो चुका था और पूरे ख़ानदान को पता था कि मेरी इसके साथ शादी होने वाली है। लेकिन जब मेरे बाप बीमार हो गए तो चाचा और ताए समेत सब रिश्तेदारों ने हमसे आंख फेर ली। बाबा के बीमार होने की देर थी कि सच हम पर खुल गया कि कौन हमारा सगा है और कौन नहीं है। वह वक्त हम सब घर वालों पर बहुत भारी था, क्योंकि मेरे बाप घर के अकेले कमाने वाले थे और वही घर चलाते थे। मोहल्ले वाले ने थोड़ा बहुत हमारा साथ दिया, वरना तो रिश्तेदारों ने हमसे रिश्ता ही तोड़ लिया था कि कहीं हमने उनसे पैसे न मांगने शुरू कर दे। हमने सरकारी अस्पताल में बाबा का इलाज करवाया कि बहुत कोशिश की, मगर शायद किस्मत में बाबा का इलाज मुमकिन ही नहीं था। कुछ वक्त बीमार रहकर मेरे बाबा इस दुनिया को छोड़कर चले गए। बाप के मरने के बाद भी मेरी माँ को उम्मीद थी कि शायद मेरे ताए अभी भी मेरे सर पर हाथ रख लें और मुझे विदा कर देंगे, मगर उनको तो जैसे मौका ही मिल गया था, उन्होंने साफ मना कर दिया और रिश्ता तोड़ दिया। तब मैं 22 बरस की थी। ताए ने पूरे ख़ानदान में मेरे बारे में अजीब गरीब बातें मशहूर करनी शुरू कर दी ताकि लोग उन्हें रिश्ता तोड़ने पर इल्ज़ाम न दें। नतीजा ये हुआ कि फिर ख़ानदान में से भी किसी का रिश्ता मेरे लिए न आया।
इस सूरत हाल में मैंने मेरी माँ को बहुत परेशान कर दिया था। वह बहुत लोगों के घर जाकर काम करने लगी थी और मैंने भी कुछ बच्चों घर में ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से हमारे घर की दाल रोटी चलने लगी। मगर माँ को हर वक्त मेरे ही रिश्ते की फ़िक्र लगी रहती थी। अभी तक ख़ानदान में से और ना ही ख़ानदान से बाहर किसी ने मेरे लिए रिश्ते का ना पूछा था। और यह सूरत हाल में एक माँ के लिए किस कदर तकलीफ़ वाला हो सकता है, एक बेटी बहुत अच्छे से समझ सकती थी। मेरी उम्र 25 साल हो चुकी थी और मेरे साथ की सारी सहेलियाँ और कज़िन वगैरह की शादी हो चुकी थी और सिर्फ मैं ही बची थी। कुछ दिनों पहले मोहल्ले की एक औरत माँ के पास आकर बैठी और उसी ने माँ को इस मज़ार पर जाने का मशवरा दिया था, जहाँ जाकर 40 दिन रहा जाए और मन्नत मांगी जाए तो हर मन्नत पूरी होती है। मैं उस मज़ार और मन्नत वगैरह की बातों को नहीं मानती थी, इसलिए मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि अपनी माँ को वहाँ जाने से रोकूं। मगर माँ ने मेरी एक नहीं सुनी और एक मज़ार पर 40 दिन गुजारने के लिए चली गई। माँ के जाने के बाद घर बहुत खाली हो गया था। मुझसे छोटी 2 बहनें और 2 भाई थे, जिनकी जिम्मेदारी अब मेरे सर पर आ गई थी। माँ को गए 5वां दिन था जब मेरी छोटे भाई अचानक खेलता हुआ बाहर से घर पर आया और मुझे कहने लगा, दीदी मैंने माँ को देखा। मैंने चौंक कर पूछा कि तुमने माँ को कहाँ देख लिया? तो कहने लगी कि जहाँ मैं खेल रहा था वहाँ मैंने माँ को गुजरते देखा। मैं हैरान हो गई कि माँ तो 40 दिन के लिए मज़ार पर गई थी, तो अब क्या वापस आ गई हैं? और अगर आ गई हैं तो घर पर क्यों नहीं आई हैं? काफ़ी देर माँ का इंतज़ार करती रही कि शायद वह घर पर वापस आ जाए, लेकिन पूरा दिन गुजर गया और पूरी रात भी गुजर गई। माँ वापस नहीं आई तो मुझे लगा कि शायद मेरे भाई को गलतफहमी हो गई होगी। माँ ने जाते हुए अपने कमरे को भी ताला लगा दिया था। अब एक ही कमरे में हम सब भाई बहन रहते थे। जब मैं भी मोहल्ले में से कोई आता और मेरी माँ के बारे में पूछता, मैं फ़ौरन बहाना बना देती, माँ छोटी मौसी के यहाँ गई है। मैं गिन गिन के दिन गुजार रही थी कि कब मेरी माँ वापस आए और आखिरकार यह 40 दिन पूरे हो गए। जब माँ घर पर वापस आई तो माँ को देखकर एक लम्हे को तो मैं पहचान ही नहीं पाई। माँ की तो जैसे काया ही पलट गई थी। वह बेवा से एकदम सुहागन लगने लगी थी। इसकी रंगत पर भी काफ़ी फ़र्क पड़ा था और माँ का लिबास वह नहीं था जो कपड़े मैंने उनके साथ भेजे थे। मैंने अजीब सी नज़रों से माँ को देखा और कहा, माँ ये सब क्या है? माँ कहने लगी, मैंने कहा था ना कि तेरा रिश्ता मैं पक्का कर कर रहूँगी, तो मैंने तेरा रिश्ता पक्का कर दिया है। 1 महीने बाद तेरी शादी है। मुझे समझ नहीं आया किस बात पर मैं खुश हूँ या नाराज़ हूँ। मुझसे बात किए और बगैर मेरी मर्ज़ी जाने माँ ने मेरी ज़िंदगी का इतना बड़ा फ़ैसला कर दिया था और मुझे अब बता रही थी। माँ कहने लगी कि तू फ़िक्र मत कर, कल ही तेरे ससुराल वाले आ जाएंगे, तो तुम अपनी आँखों से सब देख लेना और अपनी तसल्ली कर लेना। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं बैठे बैठे माँ को इतना अच्छा रिश्ता कहाँ से मिल गया जो वह खुशी से झूमी फिर रही हैं। मैंने माँ का सूटकेस खोलकर उनके कपड़े वापस अलमारी में रखना चाहे तो मैं चौंक गई थी, क्योंकि बैग में तो सारे नए कपड़े थे। ये सारे नए कपड़े माँ को किसने दिलाए? मुझे याद था कि जब मैं घर से जाने लगी थी तो उसके पास सिर्फ थोड़े से पैसे थे जो बहुत मुश्किल से किराए के लिए थे। इतने महंगे लिबास हमने सारी ज़िंदगी में देखे नहीं थे, तो फिर ख़रीदने का सवाल ही नहीं बनता था। मैंने इस वक्त माँ को आवाज़ देकर बुलाया और पूछा, माँ ये सब क्या है, कहाँ से आया है? तो माँ कहने लगी कि तेरे होने वाले ससुराल वाले बहुत ही ज़्यादा अमीर हैं। उन्होंने ही मुझे शगुन के तौर पर ये सारे कपड़े दिए हैं। मुझे जाने क्यों माँ की बात का यकीन नहीं आया, लेकिन मैं चुप कर गई क्योंकि इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। अगले दिन मेरे ससुराल वाले आए तो उनके साथ लड़का नहीं था। हालांकि मैं उसे देखना चाहती थी कि किस लड़के से मेरी शादी होने जा रही है। माँ ने कहा कि तू फिक्र मत कर, लड़का बहुत हैंडसम है और अच्छा खासा कमाता भी है, तुझे सारी उम्र खुश रखेगा। तो मैंने भी अपने दिल से हर किस्म के शक को निकाल दिया और
शादी के लिए हाँ कर दी। मेरी शादी में भी कुछ ही दिन बाकी थे जब मैंने माँ को एक अजीब हरकत करते हुए देखा। माँ ने अपने परस में मिट्टी निकाल ली और पानी में मिलाकर पीने लगी। क्योंकि मैंने उन्हें ऐसा करते पहले नहीं देखा था, इसलिए मैं दंग रह गई कि ये माँ क्या कर रही हैं। मैंने जाकर माँ से सवाल किया तो कहने लगी कि मैं तुझे बता दूंगी, लेकिन अभी नहीं, जब तेरी शादी होगी तब। खैर, मेरी शादी कौन सा दूर थी, कुछ दिनों बाद ही तो मेरी शादी का दिन था। मैंने अपनी शादी पर ही अपने पति को देखा था और ये देखकर मुझे खुशी हुई थी कि माँ ने मेरे लिए एक अच्छी शक्ल और सूरत का लड़का पसंद किया था। जब मैं विदा होने लगी तो माँ ने मुझे गले लगाते हुए मेरी मुट्ठी में एक पुड़िया सी पकड़वा दी और मेरे कान में कहने लगी, यह वही मिट्टी है जिसे मैं उस दिन पानी में घोलकर पी रही थी। ये यहाँ की आम सी मिट्टी नहीं है, बल्कि उस मज़ार से लेकर आई थी और इस वक्त पढ़ाई की है। ये तुम्हारे लिए मेरी तरफ से शादी का तोहफ़ा है। मैं दिल ही दिल में हैरान हुई कि भला इसके साथ ऐसा हुआ तो। माँ ने सरगोशी करते हुए कहा कि एक राज की बात है जो मैं तुझे कल बताऊंगी। तू बस इस मिट्टी को किसी की नज़रों में मत आने देना। मैंने ऐसा ही किया और जाकर वह मिट्टी की पुड़िया अपने सामान में छिपा ली। अगले दिन वलीमे के बाद मैं माँ से मिलने गई तो माँ ने पूछा कि माँ, वह मिट्टी तुमने मुझे क्यों दी है और इसका क्या काम है। मेरे पास माँ कहने लगी, इस मिट्टी को मामूली मिट्टी मत समझना। जब भी तेरे पति से झगड़ा हो जाए तो इस मिट्टी को पानी में घोलकर बेल का शरबत बनाकर अपने पति को पिला देना। फिर देखना कि वह कैसे तेरा गुलाम होकर तेरे आगे पीछे फिरेगा। पति को काबू में रखना बहुत ज़रूरी होता है, वरना औरत के कदम मजबूत नहीं रहते। माँ कह तो ठीक ही रही थी और कह भी मेरे भले के लिए रही थी, इसलिए मैंने वादा कर लिया कि मैं वैसा ही करूँगी जैसे कि वह बता रही हैं। वैसे तो मेरा पति अच्छा था और मेरे बहुत ख्याल रखता था और मुझे नहीं लगता था कि कभी हमने लड़ाई भी होगी, लेकिन एक दिन ऐसा हो गया, गलती मेरी ही थी। मेरे पति ने मुझे कहा था कि मैं इसकी माँ को वक्त पर दवा दे दूँ, क्योंकि अगर वह दवा ना खाए तो उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। लेकिन मैं भूल गई थी और मेरी सास की तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि अस्पताल ले जाना पड़ा। वापस आकर मेरे पति मुझसे बहुत नाराज़ हुए और मुझ पर बहुत चिल्लाए भी। मैं भी उससे लड़ने लगी कि इसमें मेरा क्या कसूर है। होते होते हमारी लड़ाई काफ़ी बढ़ गई और वे गुस्से में घर से बाहर चले गए। अचानक मुझे माँ की दी हुई मिट्टी याद आई तो मैं खुश हो गई और जल्दी से वह पानी में घोलकर शरबत बनाया और अपने पति के आने का इंतज़ार करने लगी। जैसे ही वह आए तो मैं मीठे लहजे में उनसे बात की और कहा कि गुस्सा ठंडा कर ले और ये शरबत पी ले। मेरे पति ने शरबत पीना शुरू किया और मैं सांस रोक के इसे देखने लगी। माँ की बातें मेरे दिमाग में आने लगी और मैंने तो यही सोचा था कि शरबत पीते ही वह मेरे कदमों में बैठकर मुझसे माफ़ी मांगने लगेंगे, मगर जो हुआ वो तो मेरे जहन गुमान में भी कभी नहीं था। वह शरबत पी के एकदम मेरे पति की तबीयत ख़राब होनी शुरू हो गई। वह खांसने लगे और इतना बुरा हाल हो गया कि एक लम्हे में ही बेबस और बेहोश हो गए। इसको यूं देखकर मेरी तो चीख निकल गई। मैंने जल्दी से मोहल्ले वालों को आवाज़ देकर बुलाया और हम सब मेरे पति को अस्पताल ले आए। मेरे पति की तो माँ पहले ही एडमिट थी और अब मेरे पति को भी यहाँ लाना पड़ गया था। मुझे माँ पर गुस्सा आ रहा था कि उसने मुझे किस किस्म की मिट्टी दे दी कि जिसकी वजह से मेरे पति की हालत इतनी ख़राब हो गई। मैं सोच रही थी कि माँ को फ़ोन करके ज़रा इसकी खबर लूँ कि मैंने माँ को वहीं पर आते देखा। मैं हैरान हुई कि उनको किसने बताया कि हम यहाँ अस्पताल में हैं। मेरी माँ तो उनसे कोई बात भी नहीं हुई थी और पति तो मेरे कमरे में बेहोश पड़ा था। मुझे लगा कि वह मेरी तरफ ही आ रही होगी, लेकिन माँ बिल्कुल सीधा चली गई। शायद वहाँ किसी और से मिलने आई थी, मगर किससे, मुझे ताज्जुब हुआ तो मैं फ़ौरन माँ के पीछे भागी
कि देखूं कि वह यहाँ किससे मिलने आई हैं। और यह देखकर मैं हैरत की इंतहा न रही जब माँ को मैंने अपनी सास के कमरे में जाते देखा। मैंने जब माँ के पीछे जाकर देखा तो मेरी सास के पास बैठी उनसे बातें कर रही थी। हैरत वाली बात यह भी थी कि माँ को मेरी सास के बारे में किसने बताया, क्योंकि मैंने तो उन्हें खबर तक नहीं दी थी। मैं वहीं दरवाजे के बाहर खड़ी होकर माँ का इंतज़ार करने लगी। जैसे ही माँ मेरी सास से बातें करने के बाद बाहर आई तो मुझे देखकर एकदम घबरा सी गई। मैंने पूछा, माँ तुम यहाँ पर कैसे आई हो, तुम्हें किसने बताया? तो कहने लगी कि मुझे तो तेरी सास ने बताया था, तूने तो खबर देना ही गवारा नहीं किया। अब अगर बेटी की माँ होकर मैं तेरी सास की तबीयत को ना पूछती तो मुझे बातें सुनने के लिए मिलती, इसलिए मैं इसकी तबीयत पूछने के लिए आ गई थी। बात तो माँ की ठीक थी, मगर मुझे यह सारा मामला ठीक नज़र नहीं आ रहा था। मुझे जाने क्यों किसी गड़बड़ का एहसास हो रहा था। मेरी सास में भला मेरी माँ को क्या खबर दी थी? माँ घर चली गई तो मैं अपने पति के पास आ गई, जिसकी तबीयत अब ठीक थी। डॉक्टर से कुछ देर बात करने के बाद मैं अपने पति को घर वापस ले आई। अगले दिन मेरी सास भी डिस्चार्ज होकर घर आ चुकी थी। इस दौरान मेरी माँ बार बार मुझे कॉल करके कहती रहती थी कि मैं अपने पति को अपने काबू में रखूं। मैंने जब माँ को बताया कि उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी तो माँ कहने लगी कि वह मिट्टी खाने की वजह से ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, क्योंकि एक दिन तेरे सामने वह मैंने भी तो पानी में घोल कर पी थी, लेकिन ज़रूर तेरे पति की वैसी तबीयत ख़राब हो गई होगी। मुझे माँ पर शक होने लगा कि वह बार बार मुझे ये क्यों बात कह रही है कि मैं वह मिट्टी अपने पति को शरबत में घोल कर पिलाऊं। मैंने कहा कि माँ वह तो सारी मैंने एक ही दिन उसे दे दी थी, अब तो मेरे पास वह नहीं है। तो माँ कहने लगी कि तुम परेशान मत हो, मैं कल तुम्हारे घर पर आऊँगी तो तुम्हें दे जाऊँगी। आखिर मेरी माँ के दिमाग में चल क्या रहा था, वह क्या चाहती थी कि वैसे ही करो जैसे वे कह रही हैं। मैं एक बार देख चुकी थी कि इस मिट्टी की वजह से मेरे पति की जो तबीयत ख़राब हुई थी, तो दोबारा मैं वैसा रिस्क लेना ही नहीं चाह रही थी। लेकिन सच का पता चलना भी तो बहुत ज़रूरी था कि मेरी माँ मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई थी। अगले दिन माँ मुझसे मिलने आई तो कहने लगी कि पहले मैं तेरी सास की ज़रा तबीयत पूछ लूँ, वरना वह कहीं बुरा न मान जाए। मैंने कमरे की खिड़की में से झाँक कर देखा तो मेरी सास माँ को कुछ समझा रही थी। फिर मेरी सास के हाथ में एक चीज़ पकड़ा दी, जिसे लेकर मेरी माँ कमरे से बाहर आ गई। मैं जल्दी से एक तरफ छिप गई और अपने कमरे में आ गई। थोड़ी देर बाद ही मेरी माँ ने आकर मुझे फिर से वह मिट्टी वाली पुड़िया दी और मुझे कहने लगी कि अपने पति को काबू में रखने का यही एक तरीका है कि तू इसे यह किसी शरबत में घोल कर पिला दे, और डरने वाली कोई बात नहीं, अब पहले जैसा कुछ भी नहीं होगा। मैंने साफ साफ बात करने का फैसला कर लिया और माँ को कहा कि क्या तुम जानती हो इस मिट्टी में क्या है? माँ कहने लगी कि अरे जो कुछ भी मिट्टी में है वही तो ठीक है, और तुम्हें बताया तो था कि मज़ार से लाई गई ख़ास मिट्टी है। मैंने कहा कि माँ मुझसे झूठ मत बोलो, क्योंकि जब मेरे पति की तबीयत ख़राब हुई थी तो डॉक्टर ने मुझे बताया था कि उसने जो चीज़ खाई है इसमें जहर था, यानी इस मिट्टी में जहर था, और अब आप फिर से वही जहर वाली मिट्टी मुझे ला कर दे रही हो कि मैं अपने पति को खिलाऊं और इसे मौत के मुंह में ले जाऊं। आखिर तुम मेरे पति की जान के पीछे क्यों पड़ी हो? क्यों अपनी बेटी का घर उजाड़ना चाहती हो? मेरे पति भी पास खड़े यह सब सुन रहे थे। माँ के तो रंग ही उड़ गए। मुझे कहने लगी कि तुम गलत समझ रही हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मुझे तो ये मिट्टी तुम्हारी सास देती थी और उन्हीं के कहने पर मैंने आगे तुम्हें दे दी। पहले भी इन्होंने मुझे दी थी और अब भी, मुझे तो मालूम नहीं है इसमें क्या है। मैंने चीख कर अपनी सास को कमरे में बुलाया और कहा कि आपका सारा राज खुल चुका है। आपने ही इस मिट्टी के ज़रिए मेरे पति की जान लेने की कोशिश की है, और अभी मैंने खुद देखा था कि आपने मेरी माँ के हाथ में कुछ पकड़ाया था। वह यही चीज़ थी क्या? माँ कहने लगी कि मैं तेरी शादी के लिए इस मज़ार पर 40 दिन के लिए गई थी। वहाँ एक दिन यह औरत भी आई और इसके साथ मेरी अच्छी बातचीत होने लगी।
तो मैंने इसे तुम्हारे बारे में बताया कि मेरी एक बेटी है और मैं इसके रिश्ते के सिलसिले में परेशान हूँ। तो उसने झट से अपने बेटे का रिश्ता पेश कर दिया और इस मिट्टी को देते हुए तो उसने मुझसे यही कहा था कि अगर मेरी बेटी इसका शरबत में या पानी में घोलकर अपने पति को पिलाएगी तो उनके दरमियान मोहब्बत पैदा होगी। तो उसने जैसे कहा मैंने वैसे ही किया, तुमसे आकर यही कह दिया। अब मुझे नहीं पता कि इस सब में तुम्हारी सास का क्या फ़ायदा छुपा हुआ है। मेरे पति ने सास को देखते हुए कहा कि मैं समझ गया हूँ आपने ये सब क्यों किया। आप मुझे रास्ते से हटाना चाहती है ताकि ये सारी दौलत और जायदाद आप और आपके बच्चे के नाम हो सके। अब तक मेरी माँ बनने का नाटक करती रही, जबकि हकीकत तो यही है कि आप सौतेली थी और अपने सौतेलेपन ही दिखाया। मेरी सास ने इस पर कहा कि हाँ मैं तुम्हारी सौतेली माँ हूँ और सौतेली माँ कभी सही नहीं बन सकती। मैं नाटक करते करते तंग आ गई हूँ। मैं चाहती थी कि तुमको किसी ऐसे तरीके से रास्ते से हटाऊँ कि हम लोगों पर इल्ज़ाम ना आए, इसलिए मैंने तुम्हारी बीवी का सहारा लेने का सोचा। इस तरह उसके सर पर सारा इल्ज़ाम आता और हम लोग बच जाते। तुम्हारे हिस्से की दौलत भी हम लोगों को मिल जाती। तुम्हारी सास एक बहुत ही बेवकूफ़ औरत है, लोगों की बातों में बड़ी आसानी से आ जाती है। इसे किसी बेवकूफ़ ने मशवरा दे दिया तो ये मज़ार पर जाकर दिन रात मिन्नतें मांगने लगी। तो मैंने भी इसे अपनी दोस्त बनाने का सोचा, इसके अपनी दोस्त बनाया, महंगे महंगे कपड़े दिए और अपना दोस्त बनाकर इसकी बेटी से तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया। मैं इस मिट्टी में जहर मिलाकर तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटा देना चाहती थी और ये सारा काम मैं उन दोनों माँ बेटी के ज़रिए करवाना चाहती थी ताकि उन पर इल्ज़ाम आए। मैं चाहती थी कि तुम लोगों का झगड़ा होता कि यह तुम्हारी बीवी इसी बहाने तुम्हें वह मिट्टी वाला जहर खिला दे, मगर तुम लोगों के दरमियान कोई झगड़ा नहीं हुआ। तो मैंने जानबूझकर अपनी तबीयत ख़राब का बहाना किया ताकि तुम इससे झगड़ा करो और वैसा ही हुआ, मगर आखिर तुम बच गए। इसलिए मैंने आज फिर तुम्हारी सास को बुलाकर यह काम निपटाने का सोचा। सास की ज़ुबानी ये सब सुनकर मैंने शुक्र अदा किया कि इसकी साजिश का पर्दाफाश हो गया, वरना अगर इसकी साजिश कामयाब हो जाती तो मुझे तो बहुत नुकसान होता और मैं अपने पति को खो देती। मेरे पति ने इसी रात अपना सामान उठाया और मुझे लेकर एक अलग घर में शिफ्ट हो गए। माँ ने मुझे और मेरे पति से माफ़ी मांगी कि ऐसे इस बारे में कुछ अंदाज़ा नहीं था। मैंने बस इतना ही कहा कि माँ जो मुकद्दर नसीब में लिखा होता है वह मिल ही जाता है, इसके लिए दरबारों पर जाकर मिन्नतें करने की ज़रूरत नहीं होती। धन्यवाद दोस्तों।